प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले 2 वीडियो में आपकी वर्ण विचार संबंधी प्रश्न जो है वर्ण विचार संबंधी इनका वर्गीकरण, वर्णों का उच्चारण स्थान और वर्णों का वर्गीकरण, इनके बारे में अध्ययन किया। वर्ण विचार से संबंधित संपूर्ण टॉपिक को लगभग समेटने का प्रयास किया। अब हमें उसे पक्का करने के लिए, वर्ण विचार संबंधी ज्ञान को और विस्तृत करने के लिए हमें इनको प्रश्नों को हल करेंगे, तभी हमारा जो ज्ञान है वो आगे बढ़ेगा और ज्ञान पक्का होगा और एक प्रकार से आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो कुछ एक प्रश्न है इस वीडियो में जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं और स्तरीय प्रश्न है। आप इनको हल करें। ऐसे प्रश्न आते हैं लगभग परीक्षाओं में। प्रश्न संख्या, ये पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। हिंदी की जो वर्णमाला होती है जिसमें व्यंजन होते हैं और स्वर होते हैं, उसमें स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं और स्वर कितने होते हैं। तो यहाँ पर पूछा है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। विकल्प है 8, 9, 11, 14। तो इनमें सही है आपके 11। 11 है ए, आ, ई, उ, औ, ए, आई, ओ और औ। ये 11 वर्ण इनमें है। एक ओ है जो इंग्लिश ध्वनि है, अंग्रेजी शब्दों को लिखने के लिए ये ध्वनि ओ, जैसे कॉल। अगला प्रश्न है लिखित, ये गलत है, गलत प्रिंट हो गया है। लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? लिखित जो संकेत होते हैं ये लिखने में काम आते हैं। ये लिख करके हमने अपने, मेरे दिमाग में था कि भाई मैं यहाँ पर शब्द लिखूं, ऐसा शब्द जो ओ की मात्रा को व्यक्त कर सके। तो मैंने यहाँ पर कॉल लिख दिया। तो अपने भाव और विचार, एक तो होता है मौखिक रूप से बोलना और एक होता है लिख करके, लिखित में, जिनमें लिखित वर्ण संकेत, लिखने के लिए वर्ण संकेत चाहिए, बोलने के लिए मौखिक रूप में तो कुछ नहीं चाहिए। लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति यानी अगले व्यक्ति के सामने प्रकट करना, अपने विचारों को प्रकट करना, एक्सप्रेस करना। तो इनमें विकल्प है लिपि, भाषा, वर्ण या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें है आपके वर्ण तो नहीं है, भाषा भी नहीं है। भाषा उसको कहते हैं, अगर यहाँ पर प्रश्न ये होता कि वह माध्यम, वह मौखिक या लिखित माध्यम जिससे एक व्यक्ति या मनुष्य अपने भावों और विचारों को दूसरे के सामने अभिव्यक्त करता है, तो यहाँ पर भाषा आता। यहाँ पर है लिखित वर्ण संकेत। लिखित वर्ण संकेतों को अपन कहते हैं लिपि चिन्ह, लिपि चिन्ह कहते हैं। और इनके लिए एक ही शब्द है लिपि। हिंदी भाषा जो है वो जैसे देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, उर्दू भाषा अरबी लिपि में लिखी जाती है, अलग अलग भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती है। तो ये 2 प्रश्न हुए। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन
कौन से हैं, यानी उच्चारण प्रयत्न के अनुसार हमने पढ़ा था कि ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो ऊष्म व्यंजन है आपके पहला है से है, यानी ऐसे व्यंजनों को बोलते समय जो है मुख से जोरदार वायु निकलती है, एक प्रकार की गर्मी उत्पन्न होती है। तैत है, दैत है, टेट है, डेट है, 6 वर्ग के ये अक्षर हैं। तो इनमें सही है आपके ये ए सही है, से और है। ये जो पूरा का पूरा समूह है ये आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। आगे है अक्षय वर्ण किसके योग से बना है। अक्षय एक है आपके संयुक्त अक्षर। क्या है? संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर हिंदी में नए 4 हैं, इनको वर्णों में नहीं जोड़ा जाता, ये वर्ण 2 वर्णों को मिला करके संयुक्त अक्षर बनाए गए हैं। 4 हैं जिनमें आपके एक तो क्षय है, एक त्र है और एक ज्य है और एक है आपके श्रेय। क्षय में तो इनका मेल होता है दोनों का, क और से का मेल होता है। त्र में ते और रे का मेल होता है और इसमें आपके पहले तो जय और ये का मेल होता था और श्रेय आजकल उच्चारण के हिसाब से अपन आधा गे और ये बोलते हैं, ये बोलते हैं। हिंदी में इसका चलन हो गया है ज़्यादा, ये चलन से करीब करीब बाहर हो गया है। श्रेय जो संयुक्त अक्षर है ये है आपके से और रे से मिला हुआ श्रेय, श्रवण। तो अक्षय वर्ण किसके योग से बना है आप आराम से बता सकते हैं, के और से। तो आपके सही इनमें उत्तर है ए, सही विकल्प है ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। जो उच्चारण स्थान है जो 5 वर्ग जो है के वर्ग है, चे वर्ग है, टे वर्ग है, ते वर्ग है और पे वर्ग है। इनको मैंने क्या किया है, के वर्ग कंठ से बोला जाता है, सामान्य रूप से चे वर्ग तालु से बोला जाता है, तालब ये कहलाता है। टे वर्ग जो है वो मूर्धा से बोला जाता है, ते वर्ग में ये दंती कहलाता है, पे वर्ग जो है ओष्ठीय कहलाता है। तो मैंने एक फॉर्मूला बना दिया, कंत मूद ओ, इस प्रकार ये सूत्र बना दिया। मतलब इसको अपन ऐसा समझ सकते हैं 5 ही वर्ग हैं और 5 ही ये अक्षर हैं, इनके पहले पहले अक्षर लिए गए हैं। तो इनसे अपन कंता मूद ओ के वर्ग के सारे अक्षर जो है वो कंठीय कहलाएंगे, कंठ से बोले जाएंगे। ता ये चे वर्ग यानी तालव्य और मू यानी मूर्धा ये टे वर्ग के सारे अक्षर और द यानी दंत्य ये है आपके ते वर्ग और ओ यानी औ यानी औष्ठ्य जो वर्ग है ये पे वर्ग है। तो इस प्रकार आप एक फॉर्मूला बना लो सामान्य सा, धीरे धीरे आपके ये शब्द रट लोगे और फिर आपको काफी कुछ उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन या व्यंजन जो है इनका आदि जो है वो ज्ञान हो जाएगा और अभ्यास हो जाएगा। तो अपन आराम से देख सकते हैं
निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो इनमें है ते, ने, दे और टे। तो दंत्य जो वर्ण है वो ते वर्ग पूरा है, ते वर्ग पूरा है आपके। ये जो ते और ये है नहीं है, इसमें दे है और एक न है, ये तीनों तो है आपके ते वर्ग के वर्ण। एक अलग है टे। जो टे जो है ये मूर्धन्य है, मूर्धन्य है, इसलिए दंत्य नहीं है ये मूर्धन्य है। और ये सही विकल्प होगा द। टे वर्ण जो है ये दंत्य नहीं है, मूर्धन्य है। आगे प्रश्न है, सीधा सरल दिख रहा है। वर्ण कहते हैं, वर्ण कहते हैं आपके ध्वनि को, शब्द को, छंद को, और इनमें से कोई नहीं। शब्द तो होता है, कई वर्णों को मिला करके शब्द बनाया जाता है। ध्वनि यानी साउंड, जो ये ध्वनियां हैं वर्ण ध्वनि को ही कहते हैं। वर्ण और ध्वनि अलग अलग नहीं है, वर्ण ध्वनि को कहते हैं। जैसे ये ए लिखा मैंने, जो सही उत्तर भी है, ए लिखा मैंने, तो ये जो वर्ण है और ये एक प्रकार की ध्वनि भी है। यानी इसको पढ़ेंगे तो ए की ध्वनि निकालेंगे। तो इस प्रकार इसमें सही उत्तर है ध्वनि। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन यानी कौन सी उक्ति या कौन सा वाक्य सही नहीं है? ए है, ए कंठ्य ध्वनि है, आ दीर्घ स्वर है, ई मूल स्वर है, ई संयुक्त स्वर है। ए कंठ्य ध्वनि है, ए तो कंठ्य ध्वनि है स्वरों में। आ दीर्घ स्वर है, यानी आ दीर्घ स्वर है। स्वर तीन प्रकार के होते हैं आपके, एक तो ह्रस्व, एक दीर्घ और एक प्लुत। प्लुत दीर्घ से भी ज्यादा समय लेते हैं, जो ओम में बोला जाता है। ओम के उच्चारण में प्लुत वर्ण ये यहाँ पर। तो आ दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर है, तो इसका ह्रस्व क्या है? ए है। आ दीर्घ में आएगा और ई ह्रस्व स्वर है, बड़ी दीर्घ स्वर है। छोटा ऊ ह्रस्व स्वर है, इसी प्रकार बड़ा ऊ दीर्घ स्वर है। ई मूल स्वर है, सही है, मूल स्वरों में ई मूल स्वर है। बड़ी ई संयुक्त स्वर है, ये संयुक्त स्वर नहीं है, ये भी मूल स्वरों में ही आता है, इसलिए ये कथन सही नहीं है। इसमें आपके विकल्प सही होगा ये द। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में महाप्राण वर्ण है। महाप्राण, प्राण यानी श्वास, श्वास को बाहर निकालते हैं किसी भी वर्ण के उच्चारण के समय। तो महाप्राण और अल्प प्राण, अल्प प्राण में थोड़ी मात्रा में श्वास बाहर निकाली जाती है, महाप्राण में अधिक मात्रा में श्वास को बाहर निकालना पड़ता है। तो महाप्राण वर्ण ये होते हैं आपके इन पंचम वर्णों के वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इनके दूसरे और चौथे, दूसरे और चौथे, ख और घ, छ और जय, झंडे वाला झ, और आपके ठ और ढ, ढक्कन वाला ढ। इसी प्रकार ते में थ और ध, पे वाले में है आपके फ और भ। ये दूसरा और चौथे जो वर्ण होते हैं ये महाप्राण वर्ण होते हैं। और फिर ऊष्म,
ऊष्म यानी ये जो लाइन है स है, ये 4 ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। और एक ये ड ढ ड़ गढ़ गढ़ महाप्राण वर्ण इनमें से। तो अब ये फॉर्मूला अगर आपको याद होगा 24 प्लस ऊष्म प्लस ढ, तो आप निकाल सकते हैं इसका उत्तर। महाप्राण वर्ण है, रे नहीं है, तो ये सही उत्तर नहीं होगा। ले भी यहाँ पर महाप्राण नहीं है, वे भी महाप्राण नहीं है, से महाप्राण है। तो ये दे जो है ये विकल्प आपके सही होगा। इन 4 वर्णों में से ये जो से वर्ण है ये महाप्राण वर्ण है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान यानी उच्चारण का स्थान, यहाँ पर डैश आएगा। इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान अन्य 3 वर्णों के उच्चारण स्थान से भिन्न है? 3 तो ऐसे वर्ण हैं जो एक ही जगह से बोले जाते हैं ना, और एक जो वर्ण है वो अलग जगह से बोला जाता है। तो इनमें है ते, थे, से और से। ते थे जो ते वर्ग है ये दंतीय वर्ण कहलाते हैं। तो ते, थे, दे, धे, ने ये दंती है, तो ये तो नहीं है। ये भी दोनों एक ही टाइप के हैं, दोनों दंत्य हैं। और ये भी जो है ये दंत्य है। ये तीनों तैत है और से, सड़क वाला से, ये तीनों दंत्य है। और ये से जो है ये अलग स्थान से बोला जाता है, इसलिए ये दंत्य नहीं है, इसका उच्चारण स्थान भिन्न है और सही विकल्प होगा से। मूर्धन्य ध्वनि समूह है अव्यय सूत्र कंता मोद ओ कंठ तालु मूर्धा। तीसरी लाइन के वर्ग कंठ से बोला जाता है, तालव्य छ वर्ग बोला जाता है, और मूर्धन्य जो होते हैं वो टे वर्ग है, टे वर्ग। तो टे ठे डे ढे ये आपके है सही उत्तर। मूर्धन्य ध्वनि समूह ये से वाला है टे वर्ग। ये आपके है, ये तालु है, तालव्य है, और ये औष्ठ्य है, और ये आपके है कंता मुंह दंत्य। तो इस प्रकार ये से जो है ये सही है। अगला प्रश्न है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? अनुस्वार का चिन्ह विद्यार्थियों ये होता है बिंदी, एक बिंदी लगाते हैं, ये अनुस्वार का चिन्ह है। अनुस्वार शब्द का अर्थ 2 भागों में जब हम बांटते हैं, अनु प्लस स्वर। स्वर के पहले अनु जो है ये आपके लगाया गया है उपसर्ग। तो इसका अनु का अर्थ होता है पीछे चलना, अनु का अर्थ होता है पीछे पीछे चलना, बाद में आना, कुछ ऐसा ही होता है, बाद में या पीछे। तो अनुस्वार का शाब्दिक अर्थ ही है स्वर के बाद में या स्वर के पीछे। तो अनुस्वार 2 स्थितियों में आता है। एक तो आपके स्वर के बाद में आता है, स्वर अगर कोई है उसके बाद में अनुस्वार आएगा, स्वर वर्ण कोई है उसके बाद में ये आएगा, या फिर कभी कभी पहले भी आता है। वो इन स्थितियों में आता है जब ये से पहले हो, रे से पहले, ले से पहले, वे से पहले, से है, इन ध्वनियों से पहले आपके
ये पहले आएगा। जैसे आपके एक शब्द उदाहरण है संयम, तो ये से ये पहले आ गया। इसको हम तोड़ेंगे तो ये हो गया आपके से प्लस ए प्लस ये अनुस्वार और फिर ये प्लस ए और उसके बाद में मैं, संयम। ये अलग ही होता है अपने आप में, ये एक अलग ही वर्ण है, इसलिए इसको अयोगवाहक कहते हैं, क्योंकि इसका न तो स्वर के साथ में योग होता है न व्यंजन के साथ में योग होता है। इसी प्रकार विसर्ग भी अयोगवाह है। ये विसर्ग है, विसर्ग जो ध्वनि है ये भी अयोगवाह ध्वनि है, यानी न तो स्वर के साथ में इन दोनों का अनुस्वार और विसर्ग का योग होता है, यानी ये अपने आप में अलग ही रहते हैं। ये आपके दीर्घ माना जाता है, इसको दो मात्रा मानी जाती है। और जो चंद्र बिंदु होती है अनुनासिक चिन्ह, इसको एक मात्रा मानी जाती है। ये कोई अपने आप में स्वतंत्र नहीं होता, ये तो वह कोई वर्ण के साथ में लगता है। तो इसके आधार पर हम इसको हल कर सकते हैं कि इन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। तो स्वर के बाद में आने वाली नासिकीय ध्वनियां, ये सही है, ये सही है। स्वर के बाद में देखिए स्वर प्लस अनुस्वार है, क्योंकि इसका अर्थ ही है स्वर के बाद में। स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनियां, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां, व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियां, तो ये थोड़ा स्पष्ट है। ए जो विकल्प है ये स्पष्ट है, ऐसा ही है। अगला प्रश्न है किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है? मूर्धन्य मूर्धन्य व्यंजन जो होता है कंता मूद ओ, इस प्रकार। ये क वर्ग है, ये च वर्ग है, ये ट वर्ग है, और ये आपके त वर्ग है, और ये प वर्ग है। तो मूर्धन्य व्यंजन है आपके इसमें कोई ट वर्ग का व्यंजन होगा। ट वर्ग का अगर कोई इनमें आया है तो खुद ट ही आया है, तो आपके ये सही है, मूर्धन्य व्यंजन है। च आपके तालव्य है ना, और ख आपके कंठ्य है, और प जो है ये ओष्ठ्य है। अब लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसे तो ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण ही है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है? तो ये है आपके च वर्ग जो होता है ये स्पर्श संघर्षी होता है। केवल और केवल च वर्ग जो होता है ये स्पर्श संघर्षी वर्ग होता है व्यंजनों में। और इनमें से अगर कोई वर्ण है, च वर्ग का कौन सा वर्ण है नहीं है, ट नहीं है, स नहीं है और ज है, तो ये आपके सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न है किस क्रमांक वाली ध्वनि अक्षर ध्वनि है? अब ये बहुत ही टेढ़ा प्रश्न है। अक्षर ध्वनि, अक्षर कहते हैं आपके वर्ण के लिखित रूप को, और लिखा तभी जाता है जब उसमें स्वर मिला हुआ हो। ट, ड, ई और है। वैसे अपन ऐसे भी देख सकते हैं कि ये तीनों तो व्यंजन है, और व्यंजन खुद स्वतंत्र रूप से उच्चरित नहीं होते, स्वरों की सहायता से ही उच्चरित होते हैं। और ये ई जो है ये आपके अलग है, और ऐसे भी निकाल सकते हैं। और ये वोवल साउंड भी है, से सभी स्वर रहित व्यंजन है, ट, ड और है। इसलिए अक्षर ध्वनि यानी वोवल साउंड, अक्षर लेटर को कहते हैं,
लेटर वही होता है जब वो लिपि में लिखा जाता है, लिखित। जैसे अपन कहते हैं ये साक्षर है, ये निरक्षर है, तो वो लिखना नहीं जानता या फिर वो लिखना जानता है, उसके आधार पर हम इसका निर्धारण करते हैं। अगला प्रश्न है, स्वर रहित रे का प्रयोग हुआ है। इसमें आपको वो देखना है वाक्य, ये शब्द का जो स्ट्रक्चर है। हिंदी में क्या होता है कि जैसा बोला जाता है वैसे लिखा जाता है, जैसा उच्चारण किया जाता है वैसे लिखा जाता है, और जैसे लिखा जाता है वैसे बोला जाता है। तो ये है ट्रक। ट्रक की इनको तोड़ करके देख लेते हैं अपन। टे आधा है और फिर ये र है और क और ए है। नहीं, यहाँ पर आपके एक ए है, सॉरी, यहाँ पर मात्रा है। टे आधा है, रे आधा है और ए स्वर है, उसके बाद में के है और उसके बाद में ए है। तो अब आप देख लीजिए, यहाँ पर जो रे है ये स्वर जब इसमें मिला हुआ है, ए स्वर है और ए रे में मिला हुआ है, तो ये ट्रक तो नहीं है। पुनः निर्माण, पुनः को छोड़ दीजिए, ररा यहाँ आया हुआ है, तो निर्माण को आप तोड़ दीजिए। आधा नए है, उसके बाद में छोटी की मात्रा है, उसके बाद में रे है आधा, उसके बाद में मैं है और उसके बाद में आ की मात्रा है, उसके बाद में णे आधा है और फिर ए है। ये इसकी अक्षरिकता है निर्माण की। अब इनको पढ़ेंगे हम शामिल करके। निर्माण, तो यहाँ पर रे के बाद में रे अकेला ही आया है, स्वर नहीं है। जो आ लगा हुआ है ये मैं में लगेगा, तो ये पकड़ में आ गया। दूसरा भी देख लेते हैं त्राटक में, वैसे सही तो बै ही है। त्राटक की अक्षरिकता देख लेते हैं। ते आधा है, रे आधा है और इनमें आ की मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ पर भी ये रे जो है ये आ के साथ में आया हुआ है। शत्रु में भी ऊ की मात्रा लगी हुई है, ये स है, फिर ए है, फिर आपके प्लस आधा तय है, फिर रे है और ऊ की मात्रा है। तो ये स्वर आया हुआ है, यहाँ पर भी आया हुआ है, यहाँ पर नहीं आया हुआ है। तो ये ररा जो है ये आपके पुनर्निर्माण में रे जो है वो स्वर रहित आया हुआ है। अगला प्रश्न है, ओ औ वर्ण है। ये भी अपने आप में एक विशिष्ट प्रश्न है, ओ और औ। अब ये औष्ठ्य तो है ही, ओ और औ होठों को तो काम में लिया ही जाता है, लेकिन है क्या, दंतोष्ठ्य है या फिर कंठोष्ठ्य है? आपके ये है कंठोष्ठ्य। ओ और औ कंठोष्ठ्य है, क्योंकि इनका उच्चारण जो है वो कंठ से होता है। टे वर्ग का उच्चारण स्थान है कंता मूद दंत्य, नहीं, कंता मूर्धा, मूर्धन्य, मूर्धा है, तो सही इसमें उत्तर। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। लघुत्तम यानी छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, जिससे छोटा कोई नहीं हो।
लघुतम यानी सबसे लघु या सबसे छोटी। सार्थक का अर्थ आप जानते ही हो। इसमें देखिए से उपसर्ग है और अर्थ है। अर्थक है, अर्थ यानी मीनिंगफुल, जिसका कुछ न कुछ मतलब निकलता हो। भाषा की सार्थक लघुतम इकाई है। अर्थ आपके वर्ण का तो निकलता नहीं है, चाहे कितनी ध्वनियां निकालो, तो वर्णों से जो शब्द बनता है वो सार्थक ध्वनि छोटी से छोटी होती है। अगर एक वर्ण है तो भी आपके उसका कोई न कोई अर्थ तो निकलेगा ही निकलेगा, तभी वो शब्द माना जाएगा। जैसे एक वाक्य है, इधर आ। अब यहाँ पर ये आ केवल एक वर्ण है, लेकिन ये इसने यहाँ पर शब्द का रूप ले लिया है, इसलिए ये सार्थक शब्द हो गया। तो भाषा की सार्थक लघुतम इकाई है आपके शब्द। इसमें ऐसा ही है। वाक्य शब्दों का समूह होता है, वर्ण केवल जो है वो वर्णों से शब्द बनते हैं। उपवाक्य वाक्य का उपभाग होता है। किस क्रम में ऊष्म व्यंजन नहीं है? ऊष्म व्यंजन का नाम आते ही आपके ये वर्ग होता है, से है। ये ऊष्म व्यंजन है। ये ध्वनियां जो है वो बोलते समय ऊष्मा प्रदान करती है, गर्मी होती है। से और ये ऊष्म व्यंजन नहीं है। सही उत्तर है से। पार्श्विक व्यंजन है। पार्श्विक शब्द दो से बना है, दो शब्दों से। मूल शब्द तो है इसमें पार्श्व, इसमें आपके एक प्रत्यय लगा है, एक प्रत्यय लगा है, सफिक्स लगा है। ये पार्श्व है, इसका अर्थ होता है पास से या किनारे। पार्श्विक व्यंजन है यानी ऐसे व्यंजन जब जिनको बोलते समय, उच्चारण करते समय जीभ के दोनों पार्श्वों से सांस निकलती है, तो ये है आपके जीभ के दोनों, ये है आपके ले। पार्श्विक व्यंजन ले व्यंजन है। अल्प प्राण ध्वनि है। अल्प प्राण का सूत्र है, जो पांचों जो वर्ण है के वर्ग, नहीं पांच जो वर्ग है के से लगा करके पे वर्ग, उनका पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण ये अल्प प्राण वर्ण होते हैं। इनके अतिरिक्त ये रे ले वे ये चार होते हैं। 15 और 4 19 ये अल्प प्राण ध्वनियां होती है। अल्प प्राण, अब इस सूत्र के आधार पर आप आसानी से निकाल सकते हैं कि इनमें अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है। 1 3 5, तो ये 2 नंबर पे आता है पे वाली लाइन में, पे वर्ग में फे, और ये ध आता है ते थे दे थे, तो ये आपके 4 नंबर पे आता है। ये माँ प्राण है। फे भी माँ प्राण है क्योंकि दूसरे नंबर पर आता है, न तो पहले नंबर पर आता है टे वर्ग में और न तीसरे पर आता है। के और ले, के तो पहले नंबर पर आ गया और ले भी है, तो ये युग्म जो है सही है से। ये के और ले अल्प प्राण ध्वनियां हैं। बाकी खे और ढे, खे तो के वर्ग में दूसरे नंबर पर आता है, इसलिए इस सूत्र में फिट नहीं बैठता, महाप्राण में होगा, तो ये आपके से सही है। के वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? सीधा सवाल है, लेकिन पूछ लेते हैं कि विद्यार्थी को, परीक्षार्थी को इन उच्चारण स्थानों का ज्ञान है या नहीं है। ओष्ठ, कोमल तालु या कंठ, नासिका, तालु, तो
क वर्ण जो है वो कंठी है, कंठ से बोला जाता है, तो ब सही है इसमें। निम्नलिखित में से घोष वर्ण है, घोष वर्ण यानी जिनको थोड़ा घर्षण करना पड़ता है बोलते समय, ये है आपके 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, ये रह वह है, ये इनका फॉर्मूला है। तो अब आप देख सकते हैं, पे अपने वर्ग का पहला वर्ण है तो पे तो नहीं हुआ, टे भी पहला है तो टे भी नहीं हुआ, द तीसरा है तो ये हो सकता है द है सही। थे को भी देख लेते हैं, थे अपने वर्ग में दूसरा वर्ण है, इसलिए हाँ यहाँ पर सही विकल्प है, घोष वर्ण है से। तो ये प्रश्न थे वर्ण विचार से संबंधित। इससे संबंधित और प्रश्नों का अभ्यास कीजिए, थोड़ा और भी कुछ प्रश्न होंगे तो मैं आपके बनाने का प्रयास करूंगा। और आशा है कि आपको वर्ण विचार का ये पाठ जो है काफ़ी कुछ इन वीडियो से हल करने में, समझने में और इनसे संबंधित प्रश्नों को हल करने में सहायता मिलेगी। धन्यवाद।